हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू लर्निंग अप फिजिकल एजुकेशन। आपका इस नए और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड एक्सपेक्टेड पीवाईक्यूज के सीरीज को शुरू करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स, काइनेसियोलॉजी, मैंने देखा यूजुअली अपनी फील्ड में बच्चों को थोड़ा सा परेशान करता है, थोड़ा सा डिमोटिवेट करता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम लेटेस्ट ट्रेंड्स के हिसाब से बात करें और जो क्वेश्चंस जिस तरीके की स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स से पूछा जा रहा है, अगर हम उनको पढ़ें, जो कि मैंने अभी इस वीडियो से पहले किया है, तो हम ये पाएंगे कि बहुत नॉर्मल लेवल के बट थोड़े से कॉमन सेंस और थोड़ा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड, मसल, लीवर और मैकेनिकल एडवांटेजेस, एक्सिस प्लेन्स, जो चीज़ें आपने नॉर्मली एक बेसिक लेवल पे पढ़ी है, उसी को थोड़ा सा एडवांस और अच्छी वोकैबुलरी के साथ पूछा जा रहा है। ठीक है, तो डरने की बिल्कुल बात नहीं है, डिमोटिवेट होने की बिल्कुल बात नहीं है। जल्दी से अपने पेन्स, पेपर्स, नोटबुक्स और अपना सबसे इंपॉर्टेंट वेपन, अपना फोकस और मोटिवेशन आप बाहर लेके आइए और शुरू करते हैं आज का वीडियो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जो जो क्वेश्चंस आपको इसमें से आएंगे या नहीं आएंगे, तो ये वीडियो एक तरह का डायरेक्शन है कि किस तरह आपको पढ़ाई करनी है और किस तरफ आपको क्वेश्चंस और टॉपिक्स को टच करना है। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। The first question in front of you is, which anatomical plane and axis are primarily involved when an athlete performs a cartwheel? ठीक है, कार्टव्हील करते टाइम ऐसा कौन सा एक्सिस और प्लेन्स है जो प्राइमरीली इन्वॉल्व होता है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन द सजाइटल प्लेन एंड द फ्रंटल एक्सिस, सेकंड द फ्रंटल प्लेन एंड द सजाइटल एक्सिस, थर्ड इज ट्रांसवर्स प्लेन एंड वर्टिकल एक्सिस, फोर्थ इज डायगोनल प्लेन एंड ओब्लिक एक्सिस। ठीक है, मैं क्वेश्चन का लेवल और स्पीड थोड़ा तेज और अच्छा ही रखूंगा, जिससे आपकी तैयारी और आपका टाइम दोनों मैं उसको ऑप्टिमम लेवल पे यूज कर पाऊँ। ठीक है, और जिसको भी आपको आंसर क्वेश्चन को पढ़ना है, ऑप्शंस को पढ़ना है, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, अपना आंसर पुट अप कीजिए एंड देन सी दैट इफ यू आर राइट और रॉन्ग। ओके, चलिए। सो हम कार्टव्हील देख रहे हैं, तो ये एक साइडवेज मूवमेंट रहेगा, तो इसके लिए जो सही आंसर रहेगा दैट विल बी अ फ्रंटल प्लेन एंड अ सजाइटल एक्सिस। ओके, movements like cartwheel or jumping jacks occur in the frontal plane around the sagittal anterior posterior axis। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि ये डायग्राम समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन एक्चुअल में कह क्या रहा था। आप कार्टव्हील करते हो तो एक टाइम पे आपकी बॉडी बिल्कुल साइडवेज पोजीशन में होती है ना। ये जो पूरी एक जिम्नास्ट कार्टव्हील कर रही है, तो वो एक साइडवेज मोशन में राइट साइड इधर या फिर लेफ्ट साइड की तरफ कार्टव्हील कर रही होगी। तो देखिए यहाँ पर फ्रंटल प्लेन क्या करता है, साइड टू साइड जाता है और हमारी बॉडी को फ्रंट एंड बैक पार्ट्स में काटता है। ठीक है, तो जब ऐसा प्लेन है जो साइड टू साइड जा रहा है, वो हमारी बॉडी को फ्रंट एंड बैक पार्ट में काट रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रंटल प्लेन। और फ्रंटल प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस होती है, दैट इज सजाइटल एक्सिस। ठीक है, तो फ्रंटल प्लेन और सजाइटल एक्सिस का रिलेशनशिप होता है। और अगर आप कार्टव्हील कर रहे हैं और आप किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर प्लेन के अलोंग, है ना, अलोंग द प्लेन एक्टिविटी होती है और अराउंड द एक्सिस कोई एक्टिविटी होती है। सो इफ यू परफॉर्मिंग एनी एक्शन अलोंग द प्लेन एंड अराउंड द एक्सिस, तो आप उस पर्टिकुलर प्लेन और एक्सिस के बीच में या उसके ऊपर काम कर रहे हो। ठीक है, तो ये रहेगा इसका आपका आंसर, दैट इज फ्रंटल प्लेन एंड द सजाइटल एक्सिस। ठीक है, फ्रंटल प्लेन को हम और क्या बोलते हैं, फ्रंटल प्लेन को हम क्या बोलते हैं, कोरोनल प्लेन। ठीक है, वी ऑल्सो कॉल इट एज ए कोरोनल प्लेन। ठीक है, आपको हर प्लेन एक्सिस के दूसरे नाम भी याद होने चाहिए। चलिए, next question in front of you. In the human body, the most common type of Leo system is the third class Leo system. Okay, what is the primary mechanical advantage of the system? अब बेसिकली एक लाइन या फिर एक असर्शन दिया हुआ है कि मोस्ट कॉमन टाइप क्या है, थर्ड क्लास लीवर बोलती है इसके अंदर। तो इसमें मेन क्वेश्चन का पर्सपेक्टिव क्या है, व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज। वो ये पूछ रहे हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज इस सिस्टम का क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट, इट मैग्निफाइज अप्लाइड फोर्स टू ओवरकम हेवी रेजिस्टेंस। ओके, ऑप्शन बी, इट फेवर्स स्पीड एंड रेंज ऑफ मोशन एट द एक्सपेंस ऑफ फोर्स। ऑप्शन सी, इट alters the direction of the applied force, and option D, it provides equal equilibrium between force and resistance। अब जिसने भी पढ़ा होगा लीवर सिस्टम को, उसको ये पता होगा, उसको एक वर्ड पता होगा, लेवल 3 जो क्लास 3 है,
वो बेसिकली स्पीड के लिए जाना जाता है ना। वो हमें मैकेनिकल एडवांटेज इन फोर्स नहीं देता, इन स्ट्रेंथ नहीं देता, इन स्पीड देता है ना। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा इसका आंसर, दैट इज इट फेवर्स द स्पीड एंड रेंज ऑफ मोशन एट एक्सपेंस ऑफ फोर्स। ठीक है, अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ लीवर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, टाइप 1 में आपका फलक्रम बीच में रहता है, लोड एक साइड और एफर्ट एक साइड। ठीक है, तो इसमें बेसिकली एक स्टेबिलिटी या फिर बैलेंसिंग का मेन काम होता है किसके अंदर, क्लास 1 लीवर के अंदर। ठीक है, एफर्ट लोड दोनों इक्वलाइज हो जाते हैं क्योंकि फलक्रम बीच में होता है। नेक्स्ट जो क्लास 2 की बात करें हम, जो हम काफ रेजिस करते हैं, तो समझिए कि फलक्रम कहाँ पर है, यहाँ पर है, सबसे एंड में फलक्रम होता है, फिर लोड बीच में होता है, सबसे आखिरी में एफर्ट होता है। फलक्रम सबसे एंड में, फिर बीच में लोड एंड आफ्टर दैट द एफर्ट। तो ऐसे मॉडल को, ऐसे मैकेनिकल रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं क्लास 2 लीवर, जहाँ पर एक तरफ हम इसका एग्जाम्पल व्हील बैरो को लेके चल सकते हैं कि व्हील बैरो का जो पहिया है वो यहाँ पर होता है, फिर यहाँ पे हम सारा सामान रखते हैं और यहाँ पर हम एफर्ट लगा के इसको आगे ढकेलते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे एंड में फुलक्रम होगा, बीच में लोड होगा और आखिरी में एफर्ट होगा, जिससे अपन उस लोड को मैन्यूवर कर सकते हैं। तो ये चीज एक क्लास ऑफ लीवर्स रहेंगे हमारे, द क्लास 2। ठीक है, और इसमें हम हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज एक्सपीरियंस कर सकते हैं इन द टर्म ऑफ फोर्स जनरेशन। ठीक है, फोर्स जनरेशन कोई भी क्वेश्चन आए, ये एक पीवाईक्यू है कि पिछले साल ये पूछा गया था कि कौन से टाइप ऑफ लीवर में, तो कौन से क्लास ऑफ लीवर में हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्लास 2 लीवर है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपका जो एफर्ट आर्म है यहाँ से तक, ये बड़ा होता है आपके लोड आर्म से। अब जैसे आपका लोड आर्म आपके एफर्ट आर्म से छोटा रहेगा या फिर आपका एफर्ट आर्म आपके लोड आर्म से बड़ा रहेगा, तो आप कम अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्ट करके ज्यादा अमाउंट ऑफ लोड को मूव कर सकते हो, अपने डिसऑर्गेनाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका मैकेनिकल एडवांटेज रहता है। और क्लास 3 लेवल जो भी हमने क्वेश्चन था, इसके अंदर हमारे पास स्पीड की एबिलिटी होती है, इससे हम ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स जनरेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका लोड आर्म देखिए कितना बड़ा है कंपेयर टू द एफर्ट आर्म। तो एफर्ट आर्म काफी छोटा होता है उसमें, और लोड आर्म बहुत ज्यादा बड़ा होता है। इस एफर्ट आर्म छोटे होने की वजह से हम वो मूवमेंट स्पीड में कर सकते हैं, जल्दी जल्दी कर सकते हैं, लेकिन हाई अमाउंट ऑफ फोर्स जनरेशन हमारे लिए उतना पॉसिबल नहीं होता कंपैरेटिवली टू द टाइप 2 लीवर। ठीक है, आई होप एक सिंपल रिवीजन हो गया होगा आपका लीवर सिस्टम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन एग्जीक्यूटिंग द डाउनवर्ड फेज ऑफ बाइसेप कर्ल, द बाइसेप ब्रेकाई इज अंडरगोइंग व्हिच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। बाइसेप ब्रेकाई जब अंडरगो कर रही है एक एक्सटेंडिंग कॉन्ट्रैक्शन, जहां पर आपका बाइसेप कर्ल डाउनवर्ड फेज में, तो ये कौन सा टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है। ऑप्शन ए कॉन्सेंट्रिक, ऑप्शन बी आइसोकाइनेटिक, ऑप्शन सी इसेंट्रिक एंड डी आइसोमेट्रिक। ओके, सोच लीजिए, समझ लीजिए, एंड लेट मी टेल यू द आंसर, दैट इज इसेंट्रिक, क्योंकि एक्चुअल में मसल की लेंथ बढ़ रही है। ठीक है, अगर मूवमेंट ऊपर की तरफ, आपका वेट अगर ऊपर की तरफ हो रहा है, तो आपका मसल क्या है, मसल की लेंथ शॉर्टन हो रही है, तो ये रहेगा आपका कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अगर मसल की लेंथ शॉर्टन हो रही है, दैट विल बी अ कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। और अगर यहाँ पे अपन डाउनवर्ड फेज में गए, तो मसल की लेंथ क्या है, बढ़ रही है, तो जैसे ही मसल लेंथन हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ओके, वेरी इजी। थोड़ा कोशिश करो कि जो रेगुलर चीजें आप कर रहे हो, जब वर्कआउट आप रोज करते हो, तो कोशिश किया करो कि वर्कआउट में आप स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के प्रिंसिपल्स, बायोमैकेनिकल एनालिसिस और ये सब चीजों को आप डेली लाइफ में इंक्लूड करके देखिए, देखना आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ईजी हो जाएगी उस चीज के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ जिमनास्ट फेल्स टू टच द टो while keeping their knees fully extended despite having normal hip joint mobility. This is a classic example of, जब जिमनास्ट अपने जो टोस को टच करने में असफल हो जाता है while keeping their knees fully extended। अब हम बोलते हैं ना, नी बिल्कुल स्ट्रेट रखी, एक्सटेंडेड रही, तो उस मोमेंट पे वो अपने टोस को टच करने में असफल हो जाता है। तो वो पूछा गया है कि उसकी नॉर्मल हिप मोबिलिटी होने के बावजूद भी ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए एक्टिव इनसफिशिएंसी, ऑप्शन बी पैसिव इनसफिशिएंसी, ऑप्शन सी reciprocal inhibition, और ऑप्शन डी द ऑटोजेनिक इनहिबिशन। ओके, लेट्स सी द आंसर, इट इज पैसिव इनसफिशिएंसी। ओके, इसका आंसर पैसिव इनसफिशिएंसी है। The biarticular hamstrings are stretched across both the hips and
नी जॉइंट साइमल्टेनियस रिस्ट्रिक्टिंग द रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द अकॉर्डिंग टू द फोर्स वेलोसिटी कर्व ऑफ स्केलेटल मसल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ड्यूरिंग अ कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर बताना है कि फोर्स वेलोसिटी कर्व ऑफ स्केलेटल मसल में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ना, रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स और वेलोसिटी है, तो इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट ट्रू है। ओके, सॉरी। एज द वेलोसिटी इंक्रीजेस मैक्सिमल फोर्स इंक्रीज, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी मैक्सिमम फोर्स जनरेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी, एज द वेलोसिटी इंक्रीजेस मैक्सिमल फोर्स डिक्रीजेस। ओके, ऑप्शन सी, फोर्स प्रोडक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, कि फोर्स और वेलोसिटी का कोई रिलेशनशिप नहीं है। और ऑप्शन डी, मैक्सिमल फोर्स इज प्रोड्यूस एट हाईएस्ट वेलोसिटी। अब आपको बताना है कि इसके अंदर सही ऑप्शन, सही स्टेटमेंट क्या हो सकता है। ओके, सब लोग अपने आंसर्स के साथ हैं, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, जिसमें ये बोला गया है कि आप वेलोसिटी बढ़ा देंगे ज्यादा तो एक्चुअल में मैक्सिमम फोर्स जनरेशन कम हो जाएगा। अब इसका थोड़ा डीप वर्जन समझते हैं कि अगर आप क्रॉस ब्रिज साइकिल को बढ़ा दोगे, जैसे बार बार क्रॉस ब्रिज बन रहे हैं, बार बार क्रॉस ब्रिज छूट रहे हैं फिर बन रहे हैं, तो बेसिकली अगर आप क्रॉस ब्रिज साइकिल की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो आपको एक्चुअल में लेस टाइम मिलेगा मैक्सिमम फोर्स जनरेट करने का। ठीक है, तो अगर मैक्सिमम फोर्स जनरेट करने का टाइम ही नहीं मिलेगा तो हाई अमाउंट ऑफ फोर्स आउटपुट प्रोड्यूस कैसे होगा, है ना। तो इसलिए अगर आप वेलोसिटी और ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ाते जाओगे तो फिर आपकी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स जनरेट नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको थोड़ी वेलोसिटी कम करनी पड़ेगी और टाइम देना पड़ेगा फॉर इंड्यूसिंग द मैक्सिमम फोर्स प्रोडक्शन। ओके, चलिए, द फॉसबरी फ्लॉप टेक्निक इन हाई जंप इज मैकेनिकली सुपीरियर बिकॉज, मैकेनिकली सुपीरियर क्यों बोला गया है आपकी फॉसबरी फ्लॉप टेक्निक को टू कंपेयर, फ्रॉम द टेक्निक्स। ओके, बहुत सारे टेक्निक्स हैं। चलिए, ऑप्शन ए, इट इंक्रीजेस द एथलीट्स वर्टिकल टेक ऑफ वेलोसिटी। ओके, ऑप्शन बी, इट अलाउज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी टू पास beneath the bar while the body clears it. Okay, option C, it utilizes a first class lever system, and option D, it increases the Magnus effect. अब इन चार ऑप्शन में से बताइए सोच के कि फॉसबरी फ्लॉप बेटर क्यों है और चीजों से। ठीक है, and if you guys are with your answers, let me tell you the answer, that is B, it allows the center of gravity to pass beneath the bar while body clears it. ठीक है, जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्लियर हो रही है, जब एक पर्सन बार के ऊपर से क्लियर कर रहा है, उस मोमेंट पे सेंटर ग्रेविटी पासेस बीनीथ द बार व्हाइल द बॉडी क्लियर्स इट। ठीक है, चलिए, इसकी वजह से आप मैक्सिमम हाइट भी अटेन कर पाते हो। ठीक है, उस फॉसबरी फ्लॉप से। Option question number 7 is, which biomechanical principle explains why a sprinter must use starting blocks to maximize initial acceleration। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एक थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ थिंकिंग ये क्वेश्चन इंड्यूस करता है। ठीक है, कि जो बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल्स हैं, जो आपके लॉज ऑफ न्यूटन के जो 3 लॉज हैं, तो उसमें ऐसा कौन सा लॉ बताता है कि आपको ब्लॉक्स यूज करने चाहिए जिससे आपको इनिशियल एक्सेलरेशन मिलता रहे। ऑप्शन ए, लॉ ऑफ इनर्शिया, ऑप्शन बी, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, ऑप्शन सी, द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, और इज इट ऑप्शन डी, द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, सोचिए जरा, थोड़ा सा रिलेट करिए। ठीक है, इफ यू ऑल आर विथ योर आंसर्स, लेट मी टेल द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखिए, मेन इसका पर्सपेक्टिव क्या है, जो ब्लॉक्स प्रोवाइड अ सॉलिड सरफेस फॉर द स्प्रिंटर टू पुश अगेंस्ट। जो ब्लॉक्स एक ऐसा सॉलिड सरफेस और एक अगेंस्ट वॉल टाइप की मिलती है उसको स्प्रिंटर को, जिससे उसके अगेंस्ट अगर वो पुश करेगा तो उसको एक इनिशियल पुश या इनिशियल एक्सेलरेशन मिलेगा। बिना ब्लॉक के करेगा तो ग्राउंड फोर्सेस इतने ज्यादा रिएक्ट नहीं कर पाएंगे जिससे हमें इनिशियल एक्सेलरेशन उस लेवल का मिले। बट इफ वी टॉक अबाउट blocks, then it will surely provide us that amount of initial force that we need for the sprinting and high intensity events. Okay, so ये देखिए, आप डायग्राम देखिए, अगर ये ब्लॉक स्टार्ट है और यहाँ पर उसकी फीट अलाइंड है और उसने इसकी तरफ पीछे की तरफ पुश किया है ना, तो थ्रस्ट अगेंस्ट द स्टार्ट ब्लॉक। ठीक है,
जो स्टार्ट ब्लॉक है उसके अगेंस्ट एक थ्रस्ट उसको फील होगा, और वो एक्चुअल में ग्राउंड रिएक्शन फोर्सेस, और जो ब्लॉक है वो हमारे एथलीट को आगे की तरफ रिजल्टेंट फोर्स प्रोवाइड करेगा, क्योंकि हमने एक्शन यहाँ पर दिया है तो एक रिएक्शन आगे की तरफ होगा। दिस इज एक्सप्लेन्ड अंडर द लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज एक्शन रिएक्शन। ओके, तो अब आई थिंक समझ पा रहे होगे आप कि इसका मतलब क्या है और क्वेश्चन एक्चुअल में पूछ क्या रहा। ठीक है, चलिए, काफी अच्छा क्वेश्चन था वो। नेक्स्ट, द मैग्नस इफेक्ट which causes a spinning cricket ball or soccer ball to curve in flight in is fundamentally a result of। अब मैग्नस इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी जो फ्लाइट की मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो किस चीज की वजह से होती है एक्चुअल में। ठीक है, ऑप्शन ए, द डिफरेंसेस इन एयर प्रेशर ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द बॉल क्रिएटेड बाय फ्लूइड बाउंड्री लेयर्स। ऑप्शन बी, द ग्रेविटेशनल पुल अगेंस्ट ग्रेविटेशनल पुल acting on the seams. Option C, a shift in ball center of gravity, or is it option D, the coefficient of restitution? Coefficient of restitution तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, वो हमेशा इलास्टिक है ना, नॉन इलास्टिक, ये सब उसमें होता है, कोलिजन के टाइम पे काम आता है। A shift in ball center of gravity, no, that is also not a right answer. Gravitational pull acting on the seam, नहीं नहीं, सीम मूवमेंट से भी चेंज नहीं आते, तो बस आपका ऑप्शन ए, डिफरेंसेस इन एयर प्रेशर ऑन बोथ साइड्स ऑफ बॉल क्रिएटेड बाय फ्लूइड बाउंड्री लेयर। ठीक है, आपने अगर बर्नौलीज प्रिंसिपल पढ़ा है तो अगर मैं आपको एक बॉल का डायग्राम बनाऊं, अगर यहाँ पर रफ साइड है, ठीक है, और यहाँ पर प्रेशर हाई हो गया है ड्यू टू द टर्बुलेंट फोर्स, और यहाँ पर प्रेशर लो है, तो हाई टू लो मूवमेंट होगा। और जो ये बर्नौलिस प्रिंसिपल रिवर्स स्विंग जो अपन बोलते हैं ना, तो इस शाइनी साइड की तरफ बॉल आपकी मूव कर जाएगा। और ऐसा ही आपको सॉकर बॉल में जहां पर बॉल का स्पिन है, जिस तरफ स्पिन है उसका, वो उसी डायरेक्शन में जाएगा। क्यों? एक्चुअल में उसका मेन पर्सपेक्टिव ही यही है कि जो फ्लूइड बाउंड्री लेयर्स हैं, जो फ्लूइड है एयर में मूव कर रही है ना, तो ये फ्लूइड एक्चुअल में हमारी बॉल पे, हमारी क्रिकेट बॉल, हमारे सॉकर बॉल पे एक ऐसा फ्लूइड मैकेनिज्म और प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन कर देते हैं। उस एयर प्रेशर की वजह से, हाई टू लो की मूवमेंट की वजह से, हमारी जो बॉल है वो दूसरी तरफ के लिए पुश हो जाती है बाय द एयर फोर्सेस। ओके, चलिए, next is when a diver moves from a layout position to a tight tuck position mid-air, why what happens to their angular velocity and why। अब ये बोला गया है कि जो एक लेआउट पोजीशन होती है उसके डाइवर की, और वो चेंज करता है इनटू अ टाइट टक पोजीशन। ठीक है, जो अपने नीज को पकड़ के घूमते हैं ना, तो वो पोजीशन में। तो बताइए इस मोमेंट पे उनकी एंगुलर वेलोसिटी पे क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब एंगुलर का मतलब आप समझ लीजिए एक सर्कुलर पाथ में हो रहा होगा, है ना। अब समझते हैं। ऑप्शन ए, एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीजेस बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीजेस। ठीक है। ऑप्शन बी, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस बिकॉज मोमेंट ऑफ इनिशिया डिक्रीजेस। ऑप्शन सी, एवरीथिंग रिमेन्स कांस्टेंट। और ऑप्शन डी, इंक्रीजेस बिकॉज सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट्स अप। अब सोचिए, है ना, ये सोचिए कि रोटेशन एक सीधी पोजीशन में बेटर होगा कि एक टाइट टक पोजीशन में बेटर होगा। वो टाइट टक पोजीशन में आते ही इसलिए है जिससे वो थोड़ा घूम पाए, अपनी डाइव को और इंटरेस्टिंग बना पाए, और रेवोल्यूशंस अपनी बॉडी में मेंटेन कर पाए। तो अब समझिए कि रेवोल्यूशन उनको करने हैं, चाहते तो वो अपनी इस लेआउट पोजीशन में भी घूम सकते थे, लेकिन बॉडी क्या करेगी, एक बार घूम पाएगी और उसके अंदर उतने टाइम में वो बॉडी वाटर में इमर्स हो जाएगी। बट जैसे ही वो एक टाइट तक पोजीशन लेते हैं, तो वो खुद एक सर्कुलर बॉल और सर्कुलर मोशन को फेलिसिटेट करते हैं। ठीक है, वो सर्कुलर मोशन को करने में हेल्प करते हैं। तो अगर सर्कुलर मोशन करने में हेल्प हो रही है, तो उस मोमेंट पे क्या होगा, आपकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी, और आपकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो घट जाएगी। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ब्रिंगिंग द मास क्लोजर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन रिड्यूसेस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आप एक्सिस के पास, एक्सिस के ना क्लोज अपनी एक्चुअल में मास को ले आओगे, तो फिर रोटेशन और एंगुलर वेलोसिटी बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप एक्चुअल में कंजर्व कर रहे हो एंगुलर मोमेंटम को। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द ऑप्टिमल एंगल ऑफ रिलीज फॉर अ शॉट पुट टू अचीव मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस
अज्यूमिंग रिलीज हाइट इज अबव द लैंडिंग एरिया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और प्रोजेक्टाइल के एंगल ऑफ रिलीज के क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं, तो बिल्कुल भी इसको स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, ऑप्टिमम एंगल पूछा गया है शॉर्ट पुटर के लिए, वो कैसे अपनी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को अचीव करे। और ये क्या हमने अज्यूम किया है कि जो रिलीज हाइट है, रिलीजिंग हाइट इज अबव द लैंडिंग एरिया। यही पूरा खेल है इस क्वेश्चन का, पूरा समझ लीजिए कि रिलीजिंग हाइट इज अबव द लैंडिंग एरिया, है ना। इसको बिल्कुल मत छोड़ना। अब बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। एग्जैक्टली 45 डिग्री, स्लाइटली ग्रेटर देन 45 डिग्री, स्लाइटली लेसर देन 45 डिग्री, और एग्जैक्टली 30 डिग्रीज। ठीक है, बताइए मुझे। अगर आप लोग आंसर्स के साथ हैं तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। इट इज ऑप्शन सी, स्लाइटली लेस देन 45 डिग्री। ठीक है, अगर जैसे मैं आपको पूरा एग्जांपल समझा देता हूँ कि तीन टाइप्स में हम सिचुएशन को समझ सकते हैं। ठीक है, अगर हम लैंड पे हैं, अगर इस मोमेंट से हमने किक किया है और यहीं पे उसको गिरना है, दैट मीन्स जो एंगल ऑफ रिलीज है और एंगल ऑफ रिलीज है और लैंडिंग हाइट है वो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे है। तो आपका ऑप्टिमम एंगल जो होगा वो 45 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। कब? जब एंगल ऑफ रिलीज और लैंडिंग एंगल बिल्कुल सेम है ग्राउंड लेवल पे। अब बनती है दो सिचुएशन, जब आपका एंगल ऑफ रिलीज है ना, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंगल ऑफ रिलीज, वो तो कम है कंपेयर टू द लैंडिंग एरिया। अब जैसे आप ये बंदा बास्केटबॉल शूट कर रहा है, फ्री थ्रो कर रहा है, तो इसका जो रिलीजिंग पॉइंट है वो नीचे है कंपेयर टू द रिम। ठीक है, तो रिम ऊपर है तो इसका लैंडिंग हाइट ज्यादा है कंपेयर टू द रिलीजिंग पॉइंट। तो जब ऐसे सिचुएशन में हमको अपना ऑप्टिमम एंगल ना बढ़ाना पड़ता है। द एंगल ऑफ रिलीज शुड बी ग्रेटर देन 45 डिग्री। कब? जब हमारा क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टिंग पॉइंट और लैंडिंग पॉइंट में बहुत डिफरेंस होता है। लैंडिंग पॉइंट ज्यादा ऊपर होता है कंपेयर टू द प्रोजेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ऐसे में जब लैंडिंग पॉइंट हमसे ऊपर होता है तो हम एंगल ऑफ रिलीज को ग्रेटर देन 45 करते हैं टू गेट द ऑप्टिमम एंगल, ऑप्टिमम रिजल्ट। ठीक है, बट कंपेयर टू जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है शॉर्टपुट के बारे में कि एंगल ऑफ रिलीज अब ज्यादा है कंपेयर टू द लैंडिंग हाइट। अब इसको ग्राउंड पे गिरना है लेकिन हम एंगल ऑफ रिलीज एटलीस्ट ये 5.5-6 फीट के ऊपर से हम फेंक रहे हैं, है ना। तो अब हमको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सबसे ज्यादा पाने के लिए हमको अपना एंगल ऑफ रिलीज कम करना पड़ेगा कंपेयर टू 45 डिग्री। 45 डिग्री से हमको एंगल ऑफ रिलीज कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो आपको ये तीनों सिचुएशन आनी चाहिए। ये ग्राउंड लेवल का है, ऑप्टिमम एंगल क्या होता है, फिर लैंडिंग हाइट प्रोजेक्शन हाइट से ज्यादा है, और यहाँ पर प्रोजेक्शन हाइट लैंडिंग हाइट से ज्यादा है। ठीक है, तो आई थिंक आपका रिवीजन भी हो गया और आपको ये पूरा पॉइंट समझ में भी आ गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी इज द परफेक्ट आंसर। ओके, चलिए द मसल स्पिंडल्स आर प्रोप्रायोसेप्टर्स दैट प्राइमरीली डिटेक्ट। ठीक है, प्रोप्रोसेप्शन हमने एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में पढ़ा हुआ है, इसके अंदर भी क्वेश्चन बन जाता है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। मसल तो बायोमैकेनिक्स भी ना, ये चीज आ सकती है। ऑप्शन ए मसल टेंशन, ऑप्शन बी द जॉइंट एंगल, ऑप्शन सी मसल लेंथ एंड द रेट ऑफ चेंज इन लेंथ, और इज इट ऑप्शन डी द पेन एंड टेम्परेचर। क्या है इसका आंसर? डायरेक्टली वी कैन से दैट मसल स्पिंडल कंट्रोल्स एंड मॉनिटर्स द मसल लेंथ एंड द रेट ऑफ चेंज इन लेंथ। ठीक है, सिंपल, ये हमको एक स्ट्रेच रिफ्लेक्स मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिससे कभी कभी ऐसे टाइम पे जब हमारी बॉडी किसी ऑकवर्ड पोजीशन में रैपिडली मसल की लेंथ चेंज हो जाती है, तो मसल ओवर स्ट्रेच ना हो जाए इसके लिए हमारा मसल स्पिंडल हमें प्रोटेक्ट करता है और हमारे मसल्स को लेंथनिंग, ओवर लेंथनिंग करने में, ओवर स्ट्रेचिंग करने में हमें प्रिवेंट करता है। ठीक है, चलिए एक चीज समझते हैं, मसल टेंशन कौन मॉनिटर करता है? मसल टेंशन, मसल टेंशन करता है आपका GTO, गोल्गी टेंडन ऑर्गन। ठीक है, पेन, मुझे बताइए पेन रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, या फिर पेन रिसेप्टर्स का नाम क्या होता है? ऐसे कौन से रिसेप्टर्स हैं जो पेन सेंसेशन में हमें काम करते हैं? चलिए मैं बताता हूँ, नोजी रिसेप्टर्स। ठीक है, और आप लोग मुझे बताएंगे
कि जॉइंट एंगल में कौन सा प्रोप्रियोसेप्टर होता है। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बन चुका है और इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पे हूँ। अगर नहीं होता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, टेल मी, तो जॉइंट एंगल में कौन सा रिसेप्टर होता है। बहुत मन करा मेरा बताने का, लेकिन नहीं, ठीक है आप बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज देख लीजिए। ये जो गोल्गी टेंडन मसल स्पिंडल कहाँ होते हैं, तो मसल स्पिंडल बीच में होता है हमारी जो ये बल्ज होता है ना, तो ये मसल बेली बोलते हैं, जो वाइडेस्ट पार्ट होता है। तो मसल बेली में एक्चुअल में होता है आपका मसल स्पिंडल, और जो हमारा टेंडन होता है, टेंडन में एडेड होता है आपका गोल्गी टेंडन ऑर्गन। ठीक है, चलिए The kinesiological analysis of the overhead throwing motion reveals that the supraspinatus acts primarily as। अब supraspinatus एक मसल है हमारी बैक में, और जब हम ओवरहेड थ्रोइंग करते हैं तो उसमें पूछा गया है कि जब हम काइनेसियोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे तो उसमें उसका काम क्या है, एक्चुअली उसका फंक्शन क्या है, वो किस तरीके से हमें कोई चीज को हेल्प करता है कि रोकता है कि वगैरह वगैरह। ठीक है, ऑप्शन ए प्राइम मूवर ऑफ द इंटरनल रोटेशन, ऑप्शन बी साइनर्जिस्ट फॉर एल्बो एक्सटेंशन, ऑप्शन सी स्टेबलाइजर कीपिंग द ह्यूमरल हेड इन द ग्लेनोइड फॉसा, और इज इट ऑप्शन डी द एंटागोनिस्ट टू द डेल्टॉइड। अब सुप्रास्पाइनेटस का सिंपल काम याद कर लीजिए, ऑप्शन सी रहेगा जो स्टेबलाइजर का काम करता है। आप ओवरहेड थ्रो कर रहे हो तो सुप्रास्पाइनेटस बेसिकली आपकी जो ह्यूमरस का हेड है उसको ग्लेनोइड फोसा के अंदर, ग्लेनोइड कैविटी जो होती है ना, उसके अंदर इंटैक्ट रखता है, वो उससे डिसलोकेट ना हो जाए, तो उस मोमेंट पे सुप्रास्पाइनेटस एक्चुअल में आपको हेल्प करता है। तो ये एक स्टेबलाइजर मसल का काम करता है। ओके, द स्टेबलाइजिंग मसल। अब हम इससे समझ लेते हैं कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ मसल भी हो जाते हैं, एक बार देख लेते हैं कि अगर हम टाइप्स ऑफ स्केलेटल मसल्स की बात करें ना, तो ये उसके एग्जाम्पल्स हैं टाइप्स ऑफ स्केलेटल मसल। कन्वर्जेंट मसल्स होते हैं, इसको हम ट्रायंगुलर मसल भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रायंगुलर मसल। जो बाइसेप है, ये इस मसल का नाम क्या है, पेक्टोरलिस मेजर एंड माइनर। ठीक है, मेजर भी होती है, माइनर भी होती है। फिर जो आपकी बाइसेप है, ठीक है, बाइसेप है, ये रहती है आपकी फ्यूजिफॉर्म मसल, इसको हम सिलेंड्रिकल नेचर की भी बोलते हैं। फ्यूजिफॉर्म मसल ये स्पिंडल शेप्ड होती है, और इसके अंदर एक मसल बेली होती है, बीच से मोटी होती है, बाकी तरफ से पतली होती है, तो ये सिलेंड्रिकल शेप की होती है। ठीक है, पैरेलल मसल, ठीक है, ये होती है आपकी सार्टोरियस, समझ सकते हो आप, सार्टोरियस। सार्टोरियस का हम लॉन्गेस्ट मसल भी कहते हैं। ये इसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है बट विड्थ में बहुत छोटी होती है, तो ये हाई अमाउंट ऑफ फोर्स प्रोडक्शन नहीं कर सकती, बट ये ट्विस्टिंग मूवमेंट्स के लिए काम आती है, बस फोर्स प्रोड्यूस नहीं करती ज्यादा। फिर आती है आपकी सर्कुलर मसल्स। सर्कुलर मसल्स जितने भी होती है वो होती है आपकी स्पिंक्टर्स, है ना। स्पिंक्टर्स जितने भी हैं आपके, वो सर्कुलर मसल्स होते हैं। आपका जो माउथ, लिप्स और आपकी जो आईज भी होती है ना, ये भी एक तरह की सर्कुलर मसल्स है। ठीक है, नेक्स्ट पेनेट मसल्स आती हैं। पेनेट में आपकी होती है यूनी पेनेट, जिसमें एक टेंडन के अराउंड सारे मसल फाइबर होते हैं। फिर बाय पेनेट, जिसमें एक टेंडन के अराउंड दोनों साइड मसल फाइबर होते हैं। और मल्टी पेनेट में मल्टीपल टेंडन्स होते हैं और उनके अराउंड बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं। ठीक है, तो जो ये यूनी पेनेट का एग्जाम्पल है, ये है आपकी टिबियालिस एंटेरियर। जो बायपेनेट की बात कर रहे हैं, ये है आपकी रेक्टस फीमोरिस। और जो मल्टीपेनेट की बात की, ये है आपकी डेल्टॉइड। ठीक है, दिस इज योर डेल्टॉइड मसल्स। तो मैंने एक तरह से आपको मल्टीपल और वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ मसल्स को एक ही पॉइंट पार्ट में एक्सप्लेन कर दिया है, और इससे आप टाइप्स टाइप्स ऑफ स्केलेटल मसल्स जो स्ट्रक्चर के हिसाब से अपन डिवाइड करते हैं, उसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो आई थिंक इट इज इनफ फॉर यू रिवाइज करने के लिए। चलिए, विच फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन इज द ग्रेटेस्ट एंड रिक्वायर्स द मोस्ट फोर्स टू ओवरकम। कौन सा है जिसके अंदर मोस्ट फोर्स टू ओवरकम लगता है, सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स लगता है। रोलिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, सिंपल सा आंसर है, रोलिंग फ्रिक्शन को कोई भी चेंज कर सकते हैं डायरेक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन को अपन गाइड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं।
फ्लूइड फ्रिक्शन में अगर अपन ने अपनी बॉडी की पोजीशन ठीक कर दी तब भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन जो एक्चुअल में होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज द अमाउंट रिक्वायर्स द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ फ्रिक्शंस टू मूव और टू ओवरकम, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द स्टांस फेज ऑफ रनिंग व्हाट हैपेंस टू द ग्राउंड रिएक्शन फोर्स कंपेयर टू वॉकिंग। अब बताइए कि जो अपन रनिंग कर रहे हैं उसमें ग्राउंड रिएक्शन फोर्स कैसा होता है कंपेयर टू वॉक करने में ग्राउंड रिएक्शन फोर्स क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन ए, ग्राउंड रिएक्शन फोर्स डिक्रीजेस। ऑप्शन बी, ग्राउंड रिएक्शन फोर्स इंक्रीजेस टू अप्रोक्सीमेटली 2-3 टाइम्स ऑफ बॉडी वेट। ऑप्शन सी, जीआरएफ रिमेन्स द सेम। और इज इट ऑप्शन डी, जीआरएफ बिकम्स प्योरली हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो अब आप समझिए कि आप कौन से टाइम पे मोमेंटम ज्यादा कैरी कर रहे होते हो रनिंग में, ठीक है। वॉकिंग में तो अपना बस मोमेंटम अपनी बॉडी के मास को आगे और फॉरवर्ड शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। पर रनिंग में एक्चुअल में आप ग्राउंड पे फोर्स डाल रहे हो, वॉकिंग में भी डाल रहे हो, लेकिन रनिंग में आप ज्यादा डाल रहे हो। तो अब समझिए कि जीआरएफ इंक्रीज करेगा अप्रोक्सीमेटली 2-3 टाइम्स जब आप ग्राउंड पे फोर्स डालोगे, फिर पुश करोगे, फिर आगे भागोगे। तो इसलिए ऑप्शन बी विल बी द परफेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इससे। ऑप्शन क्वेश्चन 16, the pennate muscles example rectus femoris are designed physiologically to। अब पूछा गया है कि पेनेट मसल्स बेसिकली डिजाइन क्यों किए गए, ठीक है, इनका मेन पर्सपेक्टिव क्यों डिजाइन किया गया बताइए। ऑप्शन ए, मैक्सिमाइज रेंज ऑफ मोशन। ऑप्शन बी, मैक्सिमाइज स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ऑप्शन सी, पैक मोर मसल्स इनटू अ स्मॉलर एरिया टू जनरेट ग्रेटर फोर्सेस। ऑप्शन डी, रेजिस्ट फटीग। अब देखिए पेनेट मसल का मैक्सिमाइज रेंज ऑफ मोशन से कोई सिचुएशन नहीं है ना, वो हमारे जॉइंट्स के पास तो होते नहीं है। अब पेनेट मसल्स कहाँ कहाँ होते हैं, डेल्टॉइड में होते हैं आपके, ठीक है। मेनली रेक्टस फीमोरस की बात की गई है ना। तो रेक्टस फीमोरस आपका है एक्चुअल में आपके क्वाड्रिसेप में। तो क्वाड्रिसेप में मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन का कोई सेंस ही नहीं है, सिर्फ फ्लेक्शन एक्सटेंशन के टाइम हेल्प आती है क्वाड्रिसेप आपकी, ठीक है। मैक्सिमम स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, इतना ज्यादा स्पीड नहीं बट हाई अमाउंट ऑफ फोर्स प्रोडक्शन के लिए काम तो आती है ना। लेकिन अकेली मैंने पेनेट मसल्स पे अपन ये नहीं बोल सकते कि इनका मेन पर्सपेक्टिव स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का है, हम कंप्लीटली इस पे क्लेम नहीं कर सकते। बट ऑप्शन सी जो है, पैक मोर मसल्स फाइबर्स इनटू अ स्मॉलर एरिया टू जनरेट ग्रेटर फोर्स। अब आप एक ही सिचुएशन में मतलब एक टेंडन के अराउंड बहुत सारे मसल फाइबर लगा दोगे ना, तो ये फिर ये पूरा जो मसल है कंप्लीटली ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स जनरेट करेगा। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, बिकॉज रेक्टस फीमोरिस ऐसे एग्जांपल्स, ऐसे मसल्स का एग्जांपल ही है कि ये ज्यादा अमाउंट ऑफ मसल फाइबर को यहाँ पे इंटैक्ट कर पाए, जिससे हम फोर्स प्रोडक्शन को बढ़ा पाए, ठीक है। चलिए चलिए अब अगले क्वेश्चन को समझते हैं, आइए। दैट इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अराउंड एन एक्सिस इज मैथमेटिकली डिफाइंड एज। बताइए कि जो एक एक्सिस के अराउंड आपको टर्निंग फोर्स, रोटेटिंग फोर्स महसूस होता है या फिर आप प्रोड्यूस करते हो, तो उसको मैथमेटिकली हम कैसे डिफाइन करते हैं। ऑप्शन ए, वर्क। ऑप्शन बी, पावर। ऑप्शन सी, टॉर्क। ऑप्शन डी, इम्पल्स। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया है, आई नो, बट अपना टाइम लीजिए, समझिए और इसका आंसर दीजिए, ठीक है। द राइट आंसर इज टॉर्क, ओके। टॉर्क इसका सही आंसर रहेगा। एक मोमेंट ऑफ फोर्स हम टॉर्क को बोलते हैं। और ये एक परपेंडिकुलर एरिया से अपन इसको जब मूव करते हैं तो एक्चुअल में जो पॉइंट ऑफ एक्सिस है वहां पर रोटेशनल फोर्स जनरेट होता है, जिसको हम टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। ये समझ लीजिए, जैसे ये एक स्क्रू है, ठीक है, यहाँ पर हमने इससे इसको अटैच कर रखा है और ये एरिया परपेंडिकुलर है, ठीक है, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस। अब हम फोर्स इस तरफ लगाएंगे, लेंथ इसकी इस तरफ जाएगी और इसकी मूवमेंट इस तरफ होगी और रोटेशनल फोर्स यहाँ पर आएगा, है ना। तो हम एक परपेंडिकुलर फोर्स, हम टेंजेंट की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन उस परपेंडिकुलर लीवर है उसके वो जो मूव हो रहा है, तो एक्चुअल में जो पॉइंट ऑफ एक्सिस है वहां पर एक रोटेशनल फोर्स जनरेट हो रहा है, जिसको हम टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू लेंथ। मतलब जितना अमाउंट ऑफ हम फोर्स लगाएंगे और जितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ लेंथ, मतलब ये रेडियस जितना ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा टॉर्क जनरेट होगा आपके उस पॉइंट ऑफ एक्सेस में। अब इसी को अगर अपन छोटा कर देंगे
तो हम फोर्स जितना भी लगाएंगे लेकिन लेंथ कम हो गई है तो उतना अमाउंट ऑफ टॉर्क जनरेट नहीं हो पाएगा। बट कंपेयर टू अ लॉन्ग लीवर, लॉन्ग रेडियस, तो फिर अमाउंट ऑफ फोर्स ज्यादा होगा तो रेडियस ज्यादा होगा तो फिर आपका टॉर्क ज्यादा अमाउंट ऑफ जनरेट होगा। ठीक है, और टॉर्क सिंपली क्या है, एक रोटेशनल फोर्स है अराउंड द एक्सिस। ठीक है, चलिए। Which structural joint classification describes a freely movable joint with a synovial capsule? कौन से जॉइंट को हम फ्रीली मूवेबल के अंडर क्लासिफाई करते हैं और किसके अंदर साइनोवियल कैप्सूल होती है? इट इज साइनार्थ्रोसिस, इज इट एम्फियार्थ्रोसिस, इज इट डायआर्थ्रोसिस और इज इट सिंडेस्मोसिस? ओके, so the right answer for this is the diarthrosis. Okay, diarthrosis joints are highly mobile and characterized by articular cartilage and synovial cavity. चलिए, ये टाइप्स, तीन टाइप के अपन समझ लेते हैं। एक होता है फिब्रस, एक होता है कार्टिलेजिनियस, एक होता है साइनोवियल। ठीक है, इमूवेबल होते हैं फिब्रस, ठीक है, फिब्रस होते हैं, सेमी मूवेबल या फिर स्लाइटली मूवेबल होते हैं कार्टिलेजिनियस, और साइनोवियल होते हैं फ्रीली मूवेबल। इनके अंदर एक्चुअल में ये जॉइंट कैप्सूल और आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है जस्ट टू प्रोवाइड एंड जस्ट टू फैसिलिटेट द मूवमेंट। ओके, फिब्रस बिल्कुल भी मूव नहीं करते, उसके अंदर फाइबर होता है जिससे वो अपने जॉइंट्स को इंटैक्ट रखता है और ये स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। कौन? फिब्रस जॉइंट्स। चलिए आगे बढ़ते। When an athlete performs a standard push-up, the tricep brachii act as the agonist. What act as the primary antagonist to the elbow joint? अब elbow joint पे जो antagonist muscle है उसका नाम बताइए। चलिए, during the push-up। ठीक है, ऑप्शन ए pectoralis major, option B the bicep brachii, option C the anterior deltoid, और is it option D the latissimus dorsi? ये सारे इंपॉर्टेंट मसल्स के नाम है जो याद होने चाहिए अगर आप मस्कुलर सिस्टम को पढ़ रहे हैं, और ये क्वेश्चंस बिल्कुल आते रहते हैं नेट के लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और साथ ही साथ आपके CUET, KVS, NVS और जितने TGT PG लेवल के एग्जाम्स हैं उसमें स्पेसिफिक मस्कुलर सिस्टम से तो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल भी इसको स्किप मत कीजिएगा और इसका आंसर समझिए, सोचिए, मुझे बताइए। इफ यू आर रेडी विथ योर आंसर देन द बाइसेप ब्रेकाई इज द राइट आंसर। अपोजिस एल्बो एक्सटेंशन एंड रिलैक्सेस। समझिए, आप पुशअप कर रहे हैं, इसमें क्या बोला गया? पुशअप में आप आपके जो ट्राइसेप है, जब आप ऊपर आ रहे हो, है ना, पुश ऊपर कर रहे हो, तो ट्राइसेप आपका एक्सटेंड हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट, एक्सटेंड नहीं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो जब उस कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे कौन सा मसल है जो एक्चुअल में इसका एंटागोनिस्ट है, मतलब वो कौन सा मसल जो रिलैक्स हो रहा है, तो इसलिए आपका बाइसेप ब्रेकाई जो रिलैक्स हो रहा है। और अगर आपका बाइसेप रिलैक्स होता है तो ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है, और अगर आपका बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपका ट्राइसेप रिलैक्स करता है। मुझे बताना, चलो मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसी लॉ को जो हम बोलते हैं, ये एक ऑपोजिट एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट मसल जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं आपस में, जिसको हम बोलते हैं क्या? रेसिप्रोकल इनर्वेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। In fluid mechanism, the resistance created by a pressure differential between the front and the rear of an object moving through a fluid called skin friction, wave friction, form drag और lift force। ये डायरेक्ट क्वेश्चन टाइप है, जिसको पता होगा इजीली कर देगा, बट आपको एक्चुअल में इसको समझना जरूरी है कि फ्लूइड मैकेनिज्म है, तो रेजिस्टेंस क्रिएटेड बाय प्रेशर डिफरेंशियल बिटवीन द फ्रंट एंड द रेयर ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब फ्रंट पार्ट और रेयर पार्ट में जो भी प्रेशर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, वो एक्चुअल में इस सिचुएशन को, इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं हम, इस ड्रैग को हम क्या बोलते हैं? एक कौन सा टाइप का ड्रैग है जो एक्चुअल में एक इंसान की स्ट्रक्चर के हिसाब से, उनके जो फ्रंट और रेयर स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से उस पर एक्ट कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं फॉर्म ड्रैग, प्रोफाइल ड्रैग। ठीक है, दिस इज हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड द शेप ऑफ द एथलीट। अगर जैसा आपका शेप है, जैसे आपकी बॉडी शेप प्रोजेक्ट होगा पानी के अंदर, एयर के अंदर, तो उस हिसाब से आपका रिजल्ट होगा, उस हिसाब से आपकी फ्लाइट होगी, उस हिसाब से एयर के फोर्सेस और फ्लूइड के फोर्सेस आप पे ऐड कर रहे होंगे, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं फॉर्म या फिर प्रोफाइल ड्रैग। ठीक है, अ मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1.0 indicates that। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अ मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1.0 indicates that the effort force
एफर्ट फोर्स रिक्वायर्ड इज लेस देन रेजिस्टेंस फोर्स, ठीक है। एफर्ट फोर्स रिक्वायर्ड इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस फोर्स, द लीवर इज बिल्ट टू स्पीड, द एफर्ट आर्म इज शॉर्टर देन रेजिस्टेंस आर्म। जब मैकेनिकल एडवांटेज एक से ज्यादा हो जाता है ना, तो फिर एक्सट्रीम स्पीड पे तो बिल्कुल काम नहीं करेगा, ठीक है, फोर्स प्रोडक्शन पे काम करेगा, है ना। नेक्स्ट इज द एफर्ट आर्म इज शॉर्टर देन रेजिस्टेंस आर्म, बिल्कुल नहीं, फोर्स प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो शॉर्ट कैसे हो जाएगा, फिर वो तो ज्यादा बड़ा होगा। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी क्या है, एफर्ट फोर्स रिक्वायर्ड इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस फोर्स, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब तो ये हो गया ना कि एफर्ट आर्म छोटा है रेजिस्टेंस आर्म से, तो सिर्फ यही लाइन है ए जो बोलती है कि रेजिस्टेंस आर्म इज स्मॉलर देन एफर्ट आर्म, या फिर एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन द लोड आर्म, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और क्लास 2 लीवर में हम एक्सपीरियंस करते हैं कि जो एफर्ट आर्म इज ऑलवेज लॉन्गर देन द रेजिस्टेंस आर्म, जिससे हम कम अमाउंट ऑफ फोर्स डिप्लॉय करके ज्यादा अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस को ओवरकम कर सकते हैं। चलिए, ड्यूरिंग द फॉलो थ्रू फेज ऑफ अ गोल्फ स्विंग द लीड फोर आर्म अंडरगोज, जब गोल्फ स्विंग कर रहे हो तो जो लीड आपका फोर आर्म है ना, आप शॉट खेलते हो तो वो कौन सा मूवमेंट, एनाटॉमिकल मूवमेंट करता है? फर्स्ट प्रोनेशन, सेकंड सुपिनेशन, थर्ड हाइपर एक्सटेंशन, ऑप्शन डी रेडियल डिविएशन। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। चलिए, मुझे पता है कि अब आप खुद स्विंग करके देख रहे हो, अपने आप को चेक कर लीजिए बिल्कुल। अगर हो गया हो तो बताइए। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, सुपिनेशन, ठीक है। एज द क्लब फेसेस एज द क्लब फेस क्लोजेस एंड फॉलोज थ्रू द लीड फोर आर्म रोटेट्स externally into a supinated position, ठीक है। Next, the relationship described by the equation impulse is equal to change in momentum is derived from the biomechanical law। अब जो न्यूटन की जो लॉ है ना, न्यूटन्स के लॉ में, तीन लॉ में ऐसा कौन सा है जिसमें इम्पल्स और मोमेंटम के बारे में बात की गई है, ठीक है। ये लॉ ऑफ इनर्शिया में है क्या, कि लॉ ऑफ एक्सेलरेशन में है, कि लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन में है, कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल में, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो वाटर से रिलेटेड है, ठीक है, ये तो फिर होगा ही नहीं बिल्कुल भी। इनर्शिया में इम्पल्स और चेंज ऑफ मोमेंटम इतना बारे में बात तो की नहीं है। एक्शन रिएक्शन में इम्पल्स के बारे में बात नहीं की है, तो चेंज ऑफ मोमेंटम एक्सेलरेशन के बारे में बात की है। तो एक्चुअल में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द atlantoaxial joint in the cervical spine which allows the shaking the head of yes and no, this no is an example of, ये जो जॉइंट में मूवमेंट को हेल्प कर रहा है, ये कौन सा टाइप का जॉइंट है? हिंज जॉइंट, पिवट जॉइंट, कॉन्डिलॉइड जॉइंट और द सैडल जॉइंट। आई थिंक आपने अभी तक आंसर दे ही दिया होगा, या बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी द पिवट जॉइंट, ठीक है। इसको हम पिवट जॉइंट बोलते हैं। ये एक यूनी एक्सियल जॉइंट होता है जिसको एक ही एक्सिस में काम करता है सर्कुलर मोशन में, ठीक है। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि जॉइंट्स कितने टाइप के होते हैं। एक होता है बॉल एंड सॉकेट, जिसमें कैविटी होती है, फिर उस बॉल उसमें अटैच्ड होती है। ये हमारे कहाँ प्रेजेंट है? हमारे पेल्विक और शोल्डर गर्डल्स के अंदर। फिर सैडल जॉइंट, ये प्रेजेंट होता है हमारे थंब के अंदर। फिर जो हिंज जॉइंट है, ये हमारे एल्बो प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पिवट जॉइंट हमारे नेक में प्रेजेंट होता है। फिर एलिप्सॉइड या फिर कॉन्डिलॉइड जॉइंट हमारी फिंगर्स में, हमारे रिस्ट में प्रेजेंट होता है। और प्लेनर जॉइंट हमारे ग्लाइडिंग जॉइंट, जो हमारी कार्पल्स, इंटरकार्पल जॉइंट किसको बोलते हैं? आपके ग्लाइडिंग जॉइंट को बोलते हैं, ठीक है। चलिए, और ये सब टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट है ना, क्योंकि ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट है। इसको हम क्या बोलते हैं? डाई आर्थ्रोसिस। चलिए, when landing from a jump an athlete bends their knees to increase the duration of impact, this utilizes impulse momentum theorem। अब impulse momentum theorem जो यूटिलाइज हो रही है जब अपन जंप करते हैं और लैंड करते हैं, तो उस मोमेंट पे हम अपने नीज को बेंड कर लेते हैं, जिससे हम इंक्रीज हो जाती है आपकी ड्यूरेशन ऑफ इम्पैक्ट। तो ये बेसिकली इसका आइडिया क्या है, किस चीज की वजह से हो रहा है? डिक्रीज टोटल मोमेंटम, या टोटल मोमेंटम डिक्रीज करता है क्या? डिक्रीज द पीक फोर्स अप्लाई टू द जॉइंट्स, इंक्रीजेस द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ऑप्शन डी मैक्सिमाइज इलास्टिक एनर्जी स्टोरेज, ठीक है। तो राइट आंसर इज बी, इट डिक्रीजेस द पीक फोर्स अप्लाई टू द जॉइंट्स। जॉइंट्स पर एक्शन जो पीक फोर्स लग सकता है उसको ये क्लियर करता है, उसको ये सेव करता है, डिक्रीज करता है। चलिए, which reflex is responsible for the phenomena known as autogenic inhibition causing a muscle to relax
अंडर एक्सट्रीम टेंशन। ठीक है, ये एक और परसेप्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, दिस इज अनदर क्वेश्चन ऑफ प्रोप्रायोसेप्शन। ठीक है, जिसमें हमने मसल स्पिंडल, गोल्गी टेंडन, ऑर्गन्स ये सब पढ़ा था। तो सीधे सीधे इसका आंसर कौन सा रहेगा कि विच रिफ्लेक्स जो हमें ऑटोजेनिक इनहिबिशन के लिए हेल्प करता है, तो वो रहेगा आपका गोल्गी टेंडन रिफ्लेक्स। ओके, चलिए, ये समझाया था मैंने आपको, ये गोल्गी टेंडन रिफ्लेक्स है। नेक्स्ट, what happens to the stabilizing component of muscle force as a joint moves past 90 degree towards full flexion? Option A, it increases and pulls the bone into the joint. Option B, it remains constant. Option C, it decreases and eventually becomes a dislocating component. Okay. And option D, it converts entirely to rotatory phase. अभी बताना है आपको कि angle of pull ये 90 डिग्री के पार होने से क्या हो। ऑप्शन जी, ऑप्शन सी। ओके, option C is the right answer. It decreases and eventually becomes a dislocating component. When the angle of pull exceeds 90 degree, the force vector points away from the joint center और उसकी वजह से आपको एक्चुअल में डिसलोकेट हो सकता है। ठीक है, जब एंगल 90 डिग्री से बढ़ जाएगा तो एक ही डिसलोकेटिंग कंपोनेंट बन सकता है। ठीक है, फुल फ्लेक्शन के टाइम पे। चलिए, ऑप्शन डी, क्वेश्चन 29, द concept of degree of freedom in ornithology refers to option A, the maximum range of motion of a joint in degrees. Option B, the number of planes in which a joint can independently move. Option C, the elasticity of the joint capsule. And is it option D, the number of muscles crossing the joint? अब बताना है आपको कि हमारे आर्थ्रोलॉजी में डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम क्या बोलते हैं या फिर वो कैसे कंसर्न्ड है। तो इसका परफेक्ट आंसर है द ऑप्शन बी, द नंबर ऑफ प्लेन्स इन विच द जॉइंट कैन इंडिपेंडेंटली मूव। ठीक है, यूनी एक्सियल, मल्टी एक्सियल, बाई एक्सियल है ना, ये समझते हैं हम। तो कितने कितने जॉइंट्स के कितने कितने प्लेन्स के अंदर हमारा जो जॉइंट है मूवमेंट फैसिलिटेट कर सकता है, तो ये हम इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, चलो क्वेश्चन 30, काफी दूर तक आप लोग आ गए हैं मेरे साथ, और आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको चेक कर रहे होंगे, आपकी थिंकिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग को एनालाइज और टेस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए, बिल्कुल भी थकना नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना है। चलिए, एक्सटेंडिंग द नी अगेंस्ट अ हैवी लोडेड वेट मशीन एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 60 डिग्री पर सेकेंड इज एन एग्जांपल ऑफ। सिचुएशन दी हुई है, बताइए कौन सा टाइप का एक्सरसाइज चल रही है। आइसोटोनिक कॉन्सेंट्रिक एक्सरसाइज, द आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, द प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज। अब आपको पता होना चाहिए ना कि कौन से टाइप की एक्सरसाइज किस टाइप की मूवमेंट्स और किस टाइप के कॉन्ट्रैक्शंस पे बिलीव करती है। तो यहाँ क्या लिखा है, नी हेवीली लोडेड वेट मशीन है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, एक प्रॉपर डिग्री पे सारे मूवमेंट्स हो रहे हैं। तो ये किसका एग्जांपल है, इट इज एन एग्जांपल आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस। ठीक है, जो स्पेशलाइज्ड मशीन के थ्रू की जाती है। ये आप एग्जांपल देख लीजिए कि आइसोकाइनेटिक एक्शन चल रहा है। ये उसका जो हैमस्ट्रिंग सॉरी जो क्वाड्रिसेप मसल है वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है, और इसमें एक पर्टिकुलर एंगल, एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ मोशन में वो अपने क्वाड्रिसेप मसल को ट्रेन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज द एबिलिटी ऑफ अ मसल टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल रेस्टिंग लेंथ आफ्टर बीइंग स्ट्रेच। इसको हम क्या बोलते हैं, तो बहुत सिंपल है, क्या है, एक्सटेंसिबिलिटी, द कॉन्ट्रैक्टिलिटी, द इलास्टिसिटी एंड द एक्साइटेबिलिटी। तो अगर कोई मसल अपनी स्टेज पे वापस आ जा रहा है आफ्टर बीइंग लेंथन, आफ्टर बीइंग स्ट्रेच्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे उसकी इलास्टिसिटी। ठीक है, वो इलास्टिक है, तो वापस वो अपनी सिचुएशन पे आ जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज द अकॉर्डिंग टू द आर्किमिडीज प्रिंसिपल अ स्विमर्स बायंसी इज डिटरमाइंड बाय। कि स्विमर की जो बायंसी है वो डिटरमाइन कैसे होगी, ये बताइए। एब्सोल्यूट बॉडी वेट, द स्किन सरफेस एरिया, द वेट ऑफ द वॉल्यूम वाटर डिस्प्लेस्ड बाय देयर बॉडी, और ऑप्शन डी फॉरवर्ड स्विमिंग वेलोसिटी। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में अगर बात करें, कंप्लीट डिटेल बात करेंगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। बस ये समझ लेते हैं कि इसका आंसर ऑप्शन सी है, द वेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय देयर बॉडी। इतना अमाउंट उसके बायंसी पे डिपेंड करेगा, उत्तर उससे रिलेटेड होगा। ठीक है, चलिए, ऑप्शन क्वेश्चन 34, अ मसल दैट एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट्स
to eliminate unwanted movements produced by an agonist is called। एगोनिस्ट मसल जब कोई मूवमेंट कर रहा है तो कोई ऐसा अनवांटेड मूवमेंट ना हो जाए, तो उस मोशन का, उस पर्टिकुलर इनहिबिशन का काम कौन सा मसल करता है? साइनर्जिस्ट, न्यूट्रलाइजर, स्टेबलाइजर और द एंटागोनिस्ट। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है, एक नया क्वेश्चन है आपके लिए, तो चलिए इसको अटेम्प्ट करते हैं, बताइए। तो अगर आपने सोच लिया है और आपका आंसर पता है तो इसका आंसर है आपका न्यूट्रलाइजर, जो एक्चुअल में आपके अनवांटेड मूवमेंट्स को जो एगोनिस्ट कर सकता है उसको एलिमिनेट करता है, और एक्चुअल में जो आप अपना मूवमेंट कर रहे हो उसको फैसिलिटेट करता है। ठीक है, चलिए। टू मेंटेन स्टैटिक इक्विलिब्रियम विच कंडीशन मस्ट बी मेट। स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए कौन सी कंडीशन जरूरी है? सम लीनियर फोर्सेस जीरो होने चाहिए, कि बॉडी पे जो लीनियर फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वो जीरो होने चाहिए। सम ऑफ टॉर्क, रोटेशनल फोर्स जो एक्ट हो रहा है वो भी जीरो होने चाहिए। ठीक है। ऑप्शन सी, बोथ द सम ऑफ ऑल लीनियर फोर्सेस एंड ऑल टॉर्क्स मस्ट बी जीरो, मतलब दोनों जीरो होने चाहिए, या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। ये बताइए कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कौन सा सिचुएशन काम आ सकती है ना? ध्यान से पढ़ के क्वेश्चन देने का। ठीक है, चलिए। अब अगर आपने आंसर ढूंढ लिया है और आप रेडी है आपके आंसर के साथ, तो बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इसका आंसर है, दैट इज बोथ द सम ऑफ ऑल लीनियर फोर्सेस एंड द टॉर्क शुड बी जीरो। ठीक है, चलिए। कांस्टेंट वाला क्वेश्चन ऑप्शन है इसलिए गलत होगा क्योंकि अभी हमने बात की है स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। ठीक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में वेलोसिटी जीरो रहेगी ना, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। ये टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम समझ लीजिए एक बार। इसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे कि ये अपनी एक पर्टिकुलर फॉर्म में फिट है। अब जरा सा अगर अपन इसको चेंज करेंगे तो ये थोड़ा डेविएट होगा, लेकिन वापस अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। तो अगर डिविएशन के बाद भी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, दैट मींस इट इज इन अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब नेक्स्ट देखते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, कि अगर हम इसमें कोई डिविएशन करें तो ये गिर के एक नया इक्विलिब्रियम बना ले, एक नया एक शेप बना ले, नया एक बेस ऑफ सपोर्ट बना ले, तो वो होगा आपका एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे आप अगर इस ट्रायंगल गिराएंगे तो ये गिर के ये ऐसा बन जाएगा, है ना, लेकिन ये फिर स्टेबल हो जाएगा, इसने नया बेस ऑफ सपोर्ट बना लिया है, तो इसको हम बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, अब ये ऐसा है, ये एक ट्रायंगल टाइप का है, इसको आप सामने से पुश करेंगे तो ये रोटेशन मूवमेंट्स करेगा, इस तरफ जाएगा या तो इस तरफ आएगा, लेकिन ये गोल घूमता रहेगा और उस ट्रायंगल फेज में ही रहेगा, और ये अपनी सिचुएशन को चेंज नहीं करेगा, बस मूव करता रहेगा, शेप चेंज नहीं करेगा। तो ये है आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विंगिंग ऑफ द स्कैपुला इज अ काइनेसियोलॉजिकल डिसफंक्शन प्राइमरीली कॉज्ड बाय वीकनेस ऑफ विच मसल। किस मसल की वजह से आपकी स्कैपुला की विंगिंग होना शुरू हो जाती है, एक डिसफंक्शन किसकी वजह से हो जाता है? द रोम्बॉइड्स, द लेवेटस स्कैपुले, द सेरेटस एंटीरियर और द पेक्टोरलिस माइनर। इसका सही आंसर है सी, द सेरेटस एंटीरियर, जो एक्चुअल में सेरेटस एंटीरियर जो है आपकी स्कैपुला को एक जगह होल्ड करके रखता है। अगर इसका होल्डिंग, इसकी मसल टोन चली गई और डिसफंक्शन शुरू हो गया तो आपकी स्कैपुला विंगिंग की प्रोसेस, विंगिंग की डिसफंक्शन शुरू हो जाएगी। ठीक, चलिए। वर्क इज मैकेनिकली कैलकुलेटेड एज, वर्क को मैकेनिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं? फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स इनटू डिस्टेंस, मास इनटू एक्सेलरेशन और वर्क इनटू टाइम। तो इसका सही आंसर क्या है? फोर्स इनटू डिस्टेंस, दैट इज द वर्क। इन एन ओपन काइनेटिक चेन मूवमेंट सीटेड लेग एक्सटेंशंस। अब आपको बताना है कि ओपन काइनेटिक चेन मूवमेंट जो है उसमें जो सीटेड लेग एक्सटेंशन है उसका मतलब एक क्या जस्टिफिकेशन है यहाँ पर? ऑप्शन ए, द डिस्टल सेगमेंट इज फिक्स्ड। डिस्टल मतलब बॉडी का जो लास्ट एंड पॉइंट है वो फिक्स्ड रहता है। द distal segment is free to move in space. Option C, the multiple joints are more simultaneously and ground reaction forces is maximized। अब बताइए कि इसके अंदर कौन सी चीज बेस्ट है या फिर कौन सी चीज इस चीज को जस्टिफाई कर रही है, ओपन काइनेटिक चेन एक्सरसाइज को जस्टिफाई कर रही है। इफ यू आर अप विथ योर आंसर then let me tell you option B will be the right answer, that is open kinetic chain exercise में जो आपका distal segment है ना, जैसे distal segment कौन सा हुआ? आपके feet, ये दोनों फ्री टू मूव इन स्पेस है। आपका अपर बॉडी पूरा फिक्स्ड है,
लेकिन डिस्टल सेगमेंट फ्री है, जिससे एक्चुअल में आप मूवमेंट कर पा रहे हो। तो इसको हम बोलते हैं OKC, ओपन काइनेटिक चेन एक्सरसाइज। ओके, नेक्स्ट, when lever class is demonstrated by the calf muscle lifting the heel while standing on the toes। हम जब हील्स को लिफ्ट करते हैं by standing on the toes, तो ये कौन से टाइप ऑफ लीवर है? बहुत इजी है, बताने की जरूरत है क्या? चलो बता देता हूँ। ऑप्शन ए फर्स्ट क्लास, ऑप्शन बी सेकंड क्लास, ऑप्शन सी थर्ड क्लास, ऑप्शन डी फोर्थ। फोर्थ कहाँ से आ गया? चलिए, ऑप्शन बी विल द परफेक्ट एंड राइट आंसर, दैट इज फुलक्रम टोस पे रहेगा, रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी बीच में रहेगा, और एफर्ट एक्यूलिस टेंडन और गैस्ट्रोनेमियस मसल्स इसकी वजह से होगा, है ना। तो क्या आएगा? फुलक्रम, उसके बीच में आपका लोड और उसके बीच में एफर्ट। तो ये रहेगा आपका सिचुएशन, दैट इज सेकंड क्लास लीवर। यहाँ लिखा ही हुआ है मैंने ये चीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप समझ में आ रहे होंगे आपको क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस मेनली एक कंप्लीट निचोड़ है एक बायोमैकेनिक्स का, जो क्वेश्चन क्या क्या आपसे बन सकते हैं। देखिए हमने कौन कौन से कर लिए, मसल वाले कर लिए, लीवर सिस्टम वाले कर लिए, फेजेस कॉन्ट्रैक्शन फेजेस कर लिए, टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज कर लिए हमने, और क्या, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमने ड्रैग कर लिया, हमने एंगुलर मोमेंटम कर लिया, हमने सेंट्रिपेटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कर लिया। अराउंड 15 से 20 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो किनेसियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमने सारे उसके क्वेश्चंस किए हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प भी कर रहा होगा। अगर कर रहा है तो प्लीज अपना एक वैल्यूएबल लाइक छोड़ के जाइए और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाइए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको और मोटिवेट करके पढ़ा पाऊंगा। चलिए, थैंक यू सो मच इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो। Next, the primary reason of a spree stretch enhances the subsequent concentric contraction in plyometrics. Q. Depletion of ATP PCR stores, storage of elastic energy, and stimulation of the stretch reflex. Option C, GTO activation, or option D, the lowering center of gravity. ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्राइमरी रीजन ऑफ प्री स्ट्रेच एनालिसिस, हम प्री स्ट्रेच जो अपन करते हैं आफ्टर द कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, तो प्री स्ट्रेच से क्या होता है? तो एक इलास्टिक एनर्जी का स्टोरेज जो है वो स्टिमुलेट होता है, और एक स्ट्रेच रिफ्लेक्स मैकेनिज्म स्टिमुलेट होता है, जिससे आप एक्चुअली प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज को प्रॉपर तरीके से कर पाते हो, ठीक है। 3 फेजेस होते हैं स्ट्रेच रिफ्लेक्स मैकेनिज्म के, है ना, वो आपको पढ़ना पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट, इफ एन एथलीट रन्स अराउंड अ कर्व्ड ट्रैक, the force keeping them moving in the circular path is, अब सर्कुलर पाथ में कोई एक एथलीट कर्व ट्रैक में दौड़ रहा है, तो उसको एक अंदर से फोर्स खींच रहा है अपनी तरफ, जिससे एक्चुअल में वो एक सर्कुलर पाथ में रन कर रहा है। तो ये कौन सा फोर्स कहलाएगा? इज इट सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स एंड कोरोलिस फोर्स। ओके, तो हम समझते हैं इसका आंसर तो सेंट्रीपिटल फोर्स है। मैं समझाता हूँ कि इसका एक्चुअल पर्सपेक्टिव क्या है। ये है आपका एक्सिस सेंटर ऑफ रोटेशन। अगर आप यहाँ भाग रहे हो, आप ये हो, ठीक है, आप ये हो, आपकी वेलोसिटी इस तरफ जा रही है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ खींच रहा है आपको, तो जिसका आंसर था वो सेंट्रीपिटल फोर्स था, ठीक है। और जो फोर्स आपको बाहर की तरफ खींच रहा है, और इन दोनों फोर्स के एक दूसरे को कैंसल आउट करने के बाद जो एक्चुअल में रोटेशनल या सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो पाता है, इसलिए दोनों फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, इसलिए हम एक्चुअल में इस पोजीशन में काम कर पाते हैं, इस पोजीशन में मूव कर पाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? द सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट इज द ड्यूरिंग शोल्डर हॉरिजॉन्टल एबडक्शन, जो चेस्ट फ्लाई है ना, बैक फ्लाई अपन करते हैं, हॉरिजॉन्टल एबडक्शन में कौन से प्लेन में एक्चुअल में मोशन हो रहा है? किसका? आपकी ह्यूमरस बोन का, जो ह्यूमरस बोन है वो किस मोशन में, किस प्लेन में काम कर रही है ड्यूरिंग द चेस्ट फ्लाई, ठीक है, चेस्ट पेक डेक फ्लाई है ना। सजाइटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन और द स्कैपुलर प्लेन। स्कैपुलर प्लेन तो हटा ही दो, क्या ही है इसका मतलब। अब बताइए इन तीनों प्लेन में से बताइए कौन से प्लेन में एक्चुअल में आपकी हॉरिजॉन्टल एबडक्शन चेस्ट फ्लाई कंप्लीट हो रही है, ठीक है। If you are up with your answer, then yeah, the transverse plane is the right answer, ठीक है। The movements that occur parallel to the ground, जो भी movement parallel to the ground complete होते हैं, तो वो एक्चुअल में आपके ट्रांसवर्स प्लेन के ऊपर चल रहे होते हैं। ये देखिए,
अगर आप पैक डेक फ्लाई कर रहे हैं तो ये इसकी लाइन देखिए और इसकी लाइन देखिए, ये पैरेलल टू द ग्राउंड चल रहा है मैकेनिज्म। और जो ट्रांसवर्स प्लेन भी कैसा होता है, वो पैरेलल टू द ग्राउंड होता है, ठीक है। हमारी बॉडी को अपर हाफ एंड लोअर हाफ में डिवाइड करता है। तो ये पूरी एक्सरसाइज किस प्लेन के अंदर हो रही है, दैट इज अंडर योर ट्रांसवर्स प्लेन। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। नेक्स्ट, which structural element provides the most tensile strength to ligaments and tendons? ligaments और tendons में कौन सी चीज है जो उसको एक्चुअल में उसकी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है? द इलास्टिन फाइबर्स, द कोलेजन फाइबर्स, द प्रोटियोग्लाइकन्स प्रोटियोग्लाइकन्स एंड ऑप्शन डी द हाइलिन कार्टिलेज। क्या लगता है? सोचो इन चारों में से सबसे टफेस्ट चीज कौन सी है? इलास्टिक नहीं, हाइलिन नो, प्रोटियोग्लाइकन्स नो। तो सीधा आंसर क्या हो गया? टाइप 1 कोलेजन फाइबर्स। कोलेजन फाइबर्स हमारे बोन्स के अंदर भी होते हैं जो हमें स्टिफनेस और टाइटनेस देते हैं ना, इसलिए लिगामेंट्स और टेंडन्स के अंदर भी कोलेजन फाइबर्स होते हैं। ओके, चलिए और क्वेश्चन नंबर 47। बिल्कुल अब हम इस वीडियो के एंड के पास आने वाले हैं, फिर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बचे हुए हैं तो उनको कंप्लीट कर लेते। चलिए, according to the level high length tension relationship, a muscle produces the lowest active tension when it is। अब कौन सी सिचुएशन में जब मसल और की लेंथ और टेंशन की जो रिलेशनशिप है ना, तो कौन सी सिचुएशन में लोएस्ट एक्टिव टेंशन प्रोड्यूस करता है आपका मसल? कब करता है? एट द टाइम ऑफ रेस्ट, एट रेस्ट लेंथ, जब रेस्ट पे होता है तब टेंशन सबसे कम होता है। स्लाइटली स्ट्रेच्ड, जब थोड़ा सा स्ट्रेच होता है तब टेंशन कम प्रोड्यूस करता है। मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्शन, फुल्ली शॉर्टेंड, इसमें सबसे कम एक्टिव टेंशन होता है। कि परफॉर्मिंग एन आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, की इस टाइम सबसे कम टेंशन होता है। हमें बताइए इन चारों में से कौन से टाइम पे सबसे कम टेंशन प्रेजेंट होता है? ठीक है, तो चलिए अगर आपने आंसर ले दिया है तो हम आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। व्हेन योर मसल इज कंप्लीटली शॉर्टेंड, कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्टेड, मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड, तब सबसे कम और लोएस्ट एक्टिव टेंशन होता है आपके मसल के अंदर। ठीक है, द फ्लूइड मैकेनिज्म अ स्विमर रिड्यूसेस देयर क्रॉस सेक्शनल एरिया इज एक्टिवली अटेम्प्टिंग टू रिड्यूस, है ना। ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया, हमने पहले भी इस तरह के क्वेश्चन किया था। चलिए कोई बात नहीं, समझ लेते हैं कि फ्लूइड मैकेनिज्म में स्विमर ने अपना क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर लिया है, तो वो कौन से टाइप ऑफ फोर्स को टैकल करने की कोशिश कर रहा है? इज इट द लिफ्ट फोर्स, ये लिफ्ट फोर्स, द वेव ड्रैग, द फॉर्म ड्रैग और द स्किन ड्रैग? क्या हो सकता है इसका आंसर? जब वो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम कर रहा है अपना, है ना, तो किसको अटेम्प्ट कर रहा है टैकल करने के? दैट इज द फॉर्म ड्रैग। ठीक है, फॉर्म ड्रैग, द फ्रंटल एरिया जो एक्चुअल में आपके पानी से कांटेक्ट में आ रहा है ना, तो फ्लूइड फ्लो को एक्चुअल में इनिशिएट तो आपका फ्रंटल एरिया ही कर रहा है। तो जितनी स्ट्रीमलाइन बॉडी होगी आपकी, तो उतना कम आपका फॉर्म ड्रैग आप पे लगेगा और आपका बॉडी पीछे भागेगी, आपकी बॉडी पानी को काटते हुए आगे जाएगी। ठीक है, चलिए, the 49th question in front of you. Be motivated, be highly focused, and let's complete this video. The radiocarpal wrist joint is anatomically classified as, ठीक है, तो रेडियोकार्पल जो रिस्ट जॉइंट है उसको हम एनाटॉमिकली कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? रिस्ट में कौन सा जॉइंट होता है? ऑप्शन ए हिंज जॉइंट, ऑप्शन बी ग्लाइडिंग जॉइंट, ऑप्शन सी कॉन्डिलॉइड जॉइंट एंड ऑप्शन डी द पिवट जॉइंट। तो सही इसका ऑप्शन बता दूं मैं आपको? मुझे लग रहा है आप कंफ्यूज हो रहे हैं, मेरे को लग रहा है। चलिए, इसका सही आंसर है कॉन्डिलॉइड जॉइंट। सोच रहे हैं क्या कि रिस्ट जॉइंट में तो ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, ये वो। समझिए, द रेडियोकार्पल, रेडियस बोन और कार्पल्स के बीच में जो जॉइंट होता है उसको हम कॉन्डिलॉइड जॉइंट बोलते हैं, बट इंटरकार्पल जॉइंट होता है उसको हम ग्लाइडिंग जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, आई होप कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो पाया होगा। ठीक है, और कॉन्डिलॉइड जॉइंट का दूसरा नाम क्या होता है? एलिप्सॉइड जॉइंट। चलिए, लास्ट क्वेश्चन, to increase the stability of a wrestler during a defensive stance, they should। अब डिफेंसिव स्टांस में एक रेसलर की स्टेबिलिटी को बढ़ाना है तो आप क्या चेंजेस करेंगे? रेज देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बढ़ाएंगे। ऑप्शन बी, वाइडन देयर बेस ऑफ सपोर्ट एंड लोअर देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उनका बेस ऑफ सपोर्ट को बढ़ाएंगे और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कम करेंगे। ऑप्शन सी, शिफ्ट लाइन ऑफ ग्रेविटी आउटसाइड द बेस ऑफ सपोर्ट, और ऑप्शन डी, डिक्रीज द बॉडी मास। ठीक है,
तो इसका सही और सच्चा आंसर क्या हो सकता है आपके हिसाब से, बताइए। ओके, अगर आपने डिसाइड कर लिया तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, कि जब आप बेस ऑफ सपोर्ट को बढ़ा देंगे, जैसे ये बेस ऑफ सपोर्ट उसका पहले था, अब उसने फीट को थोड़ा वाइड और स्टैगर्ड स्टांस ले लिया है, तो अब उसका बेस ऑफ सपोर्ट थोड़ा बड़ा हो गया है। और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी कहीं यहाँ लाई कर रही थी, देखिए इतना ऊपर लाई कर रही थी, अब वो लाई कर रही थोड़ी सी कंपैरेटिवली नीचे। तो जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम हुई और बेस ऑफ सपोर्ट बढ़ गया, तो इससे क्या हुआ एक्चुअल में, आपकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, स्टेबिलिटी बढ़ गई आपकी। और जो चीज, तीसरी चीज जो यहाँ पे क्या लिखा है, शिफ्ट द लाइन ऑफ ग्रेविटी आउटसाइड द बेस ऑफ सपोर्ट। जब आपकी लाइन ऑफ ग्रेविटी जो बीच से निकलती है वो बेस ऑफ सपोर्ट के अंदर लाई करती है, तब आपकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। अगर आपकी लाइन ऑफ ग्रेविटी बेस ऑफ सपोर्ट के बाहर गिरेगी तो आपकी बॉडी उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में फॉल हो जाएगी, गिर जाएगी। ठीक है, तो तब आपकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। चलिए, तो आई थिंक मैं आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टॉपिक्स को कवर कर पाया होऊंगा और कुछ आपको वैल्यू और अंडरस्टैंडिंग दे पाया होऊंगा। एंड इफ यू फाउंड दिस पर्टिकुलर वीडियो इंफॉर्मेटिव, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, कमेंट, मजा आ जाता है तो हमारे कमेंट्स पढ़ के यार। और प्लीज लाइक्स की मात्रा बढ़ाइए। एंड इफ यू फाइंड लर्निंग फिजिकल एजुकेशन वेरी हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल फॉर योर यूजीसी नेट प्रिपरेशन, और मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ अगर, तो जस्ट ड्रॉप योर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेंबर्स, जितने भी बैचमेट्स, सबसे इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए, बिकॉज योर सपोर्ट, योर हेल्प will help me to grow more, far more, and that will indirectly help you, that I will be motivated और मैं आपको अच्छे से और पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, तो विद दिस मोमेंट मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ, नए मोटिवेशन के साथ और नई स्ट्रैटेजी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।